नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास सत्या व्यास की एक बहुत ही अनोखी किताब है, उफ कोलकाता। हम्म। और चर्चा शुरू करने से पहले एक बात साफ कर देते हैं। कई लोग इसे सत्या व्यास के अंदाज की वजह से उफ मोहब्बत समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, ये मोहब्बत नहीं, ये कोलकाता है। ये कोलकाता है। और ये किताब इतनी खास इसलिए है क्योंकि इसे हिंदी साहित्य की पहली हॉरर कॉमेडी कहा जा रहा है। हॉरर कॉमेडी, ये सुनने में कितना अजीब कॉम्बिनेशन लगता है ना। मतलब डर और मजाक एक साथ। बिल्कुल। ये जॉनर बहुत मुश्किल है। लेखक को एक बहुत ही, क्या कहते हैं, एक बारीक लाइन पर चलना पड़ता है। अगर मजाक ज्यादा हो गया तो डर खत्म। और अगर डर हावी हो गया तो हंसी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। हाँ। और किताब का नाम भी कमाल का है। पाठक इसे प्यार से सिर्फ उफ कहते हैं, क्योंकि इसे पढ़ते हुए कभी डर के मारे उफ निकलता है तो कभी कोई ऐसा पंचलाइन आता है कि हंसते हंसते मुंह से निकलता है, उफ क्या लिख दिया। सही बात है। तो चलिए डर और हंसी के इस कॉकटेल को जरा गहराई से समझते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, सिद्धार्थ और रुद्र। दोनों कानून की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता जा रहे हैं। एक लंबी ट्रेन यात्रा, एक नई जिंदगी का सपना, मतलब एक बहुत ही आम सी शुरुआत लगती है। हाँ, लेकिन लेखक यहीं से अपना खेल शुरू कर देता है। ट्रेन की यात्रा, ये हॉरर कहानियों का एक क्लासिक सेटअप है। अच्छा। सोचिए, एक बंद जगह, अजनबी लोग और रात का सफर। लेखक इस माहौल का पूरा इस्तेमाल करता है। और वो भी बहुत असरदार तरीके से। आधी रात में सिद्धार्थ की नींद खुलती है और वो देखता है कि एक बेहद खूबसूरत लड़की उसे बस घूर रही है। खामोशी से, बिना पल के झपकाए, कोई बातचीत नहीं, कोई इशारा नहीं, बस एकटक देखे जा रही है। सिद्धार्थ की तो हालत खराब हो जाती है। ये डराने का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीका है। यहाँ कोई भूत चीख नहीं रहा, कोई दरवाजा अपने आप बंद नहीं हो रहा। सही। डर इस बात का है कि ये हो क्यों रहा है, ये लड़की कौन है और वो ऐसे क्यों देख रही है। सबसे बड़ा डर तो अनजाने का होता है, और लेखक पहली ही घटना से ये डर हमारे मन में डाल देता है। और फिर सुबह होती है और वो लड़की गायब। पूरे कोच में कोई उसे नहीं जानता, किसी ने उसे देखा तक नहीं। सिद्धार्थ के लिए एक बुरा सपना बनकर रह जाता है। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक सपना था? और लेखक इसी सवाल को हवा में लटका देता है। यहीं से वो असलियत और वहम के बीच की लकीर को धुंधला करना शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक डरावना सीन नहीं है, ये पूरी कहानी के लिए एक बुनियाद है। लेखक पाठक के मन में शक का एक बीज बो रहा है, जो आगे चलकर बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला है। वो हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम किस पर भरोसा करें, किरदार की आंखों पर या उसके दिमाग पर। ये तो बस शुरुआत थी। असली कहानी तो कलकत्ता पहुंचकर उनके पीजी में शुरू होती है। हाँ। और जाहिर है, पीजी भी कोई मॉडर्न अपार्टमेंट नहीं है। एक पुरानी बड़ी सी इमारत, लंबे लंबे अंधेरे गलियारे। मतलब हॉरर फिल्म का पूरा सेट तैयार है। बिल्कुल। और पड़ोस से आती अजीब अजीब सी आवाजें। देखिए, ट्रेन का अनुभव एक अंदरूनी डर था, जिसे सपना मानकर भुलाया जा सकता था। हाँ। लेकिन अब ये पीजी एक बाहरी, एक ठोस वजह दे रहा है डरने की। अब अगर कुछ अजीब होता है तो उसे सपना कहकर टालना मुश्किल होगा। लेखक ने बहुत चालाकी से अपने किरदारों को एक ऐसे पिंजरे में डाल दिया है जहां से भागना आसान नहीं है। और ये अजीब घटनाएं शुरू भी हो जाती हैं। सिद्धार्थ को वही ट्रेन वाली लड़की बार बार दिखना शुरू हो जाती है। अच्छा। कभी पीजी की खिड़की के बाहर, कभी गली के नुक्कड़ पर। एक पल के लिए दिखती है और अगले ही पल गायब। ये डर को धीरे धीरे बढ़ाने की तकनीक है। इसे कहते हैं स्लो बर्न। कोई अचानक से सामने आकर डरा नहीं रहा, बल्कि डर को आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया जा रहा है। हाँ, वो एहसास कि आप पर लगातार नजर रखी जा रही है, जो किसी भी जंप स्केयर से कहीं ज्यादा डरावना होता है। बिल्कुल। और ये डर सिर्फ सिद्धार्थ तक नहीं रहता। रुद्र को भी रात में लगता है कि कोई उसके बिस्तर के पास आके बैठ गया है। हाँ। दोनों को महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। यहाँ तक तो ये एक टिपिकल हॉरर कहानी लगती है। लेकिन फिर आता है कॉमेडी का तड़का। और मेरे हिसाब से यही इस किताब की आत्मा है। डर के इन पलों पर किरदारों का रिएक्शन इसे खास बनाता है। सही। वो डरते हैं, बुरी तरह डरते हैं, लेकिन वो उस डर को झेलते कैसे हैं? मजाक करके। एक दूसरे से कहता है, यार मुझे लगता है इस कमरे में भूत है, तो दूसरा जवाब देता है, तो उससे बोल किराया आधा देगा क्या? कमाल है। मतलब वो अपनी हालत का ही मजाक उड़ा रहे हैं। ये दिखाता है कि ये किरदार सिर्फ डरने वाले पीड़ित नहीं है। नहीं, वो असल जिंदगी के लड़कों की तरह है, जो किसी भी मुश्किल सिचुएशन को ह्यूमर से हल्का बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल।
और यही इस जॉनरा की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे सत्यव्यास ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। ह्यूमर यहाँ डर को कम नहीं करता, बल्कि उस डर को और ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। भरोसेमंद? या कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम उनकी जगह होते तो शायद हम भी घबराहट में ऐसी ही कोई बेफूकी भरी बात करते। ये डर को रियल बनाता है। हाँ, ये बात तो है। और जल्द ही उनकी टीम में पीजी की एक और लड़की अनन्या भी शामिल हो जाती है, जो खुद भी इन चीजों का अनुभव कर रही है। तो अब ये 3 लोगों की एक टीम है। हाँ, और कहते हैं ना, एक अकेला इंसान डरे तो वो ट्रेजेडी होती है, लेकिन जब 3 दोस्त मिलकर डरते हैं तो वो कॉमेडी बन जाती है। आपने बहुत अच्छी बात कही। अब ये एक पर्सनल डर नहीं रहा, ये ग्रुप एडवेंचर बन गया है। वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हैं, और इसी सब के बीच कहानी आगे बढ़ती है। तो ये तीनों जासूस बनकर इस रहस्य को सुलझाने में लग जाते हैं। और जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, उन्हें पता चलता है कि इस इमारत से एक पुरानी दुखद कहानी जुड़ी है। सालों पहले एक लड़की की यहाँ मौत हुई थी, और लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा यहीं भटकती है। और यहीं पर कहानी में कुछ और किरदार आते हैं। एक बूढ़ा पड़ोसी जो उन्हें भूतों की और भी मसालेदार कहानियां सुनाते हैं। एक रहस्यमयी प्रोफेसर। हाँ, जिसका बर्ताव थोड़ा अजीब है। ये सब कहानी में और पड़ते जोड़ते हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये सब सुन के थोड़ा क्लीशे नहीं लगता? पुरानी हवेली, भटकती आत्मा, बूढ़ा पड़ोसी जो सब जानता है। लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमने ये सब पहले भी 100 बार देखा सुना है। हाँ, बिल्कुल लगता है। और मेरे ख्याल से लेखक यही चाहता है कि आपको ये क्लीशे लगे। अच्छा। वो जानबूझकर हॉरर के इन जाने पहचाने मसालों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो इन्हें परोसता एक नए अंदाज में है। वो इन क्लीशेस को एक सेटअप की तरह इस्तेमाल करता है ताकि वो आपके अनुमानों को तोड़ सके। मतलब वो हमें तैयार करते हैं कि कुछ डरावना होने वाला है, और फिर वो उस सिचुएशन में कॉमेडी का बम फोड़ देते हैं। जैसे एक सीन है जहां दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, बत्तियां बुझ जाती हैं। हाँ। पाठक को लगता है कि अब भूत सामने आएगा, लेकिन उसी अंधेरे में एक दोस्त दूसरे से कहता है, भाई ये भूत भी सरकारी नौकरी की तरह आता है पर काम नहीं करता। पूरा माहौल ही बदल जाता है, डर की जगह हंसी ले लेती है। लेखक इन क्लीशों का मजाक उड़ा रहा है और हमें भी उस मजाक में शामिल कर रहा है। तो वो हॉरर के नियमों का इस्तेमाल उन्हें तोड़ने के लिए कर रहे हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका लिखने का। बिल्कुल। कहानी में ऐसे पल भी आते हैं जहां तीनों उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं और हर बार किसी मजेदार हरकत की वजह से बच निकलते हैं। हाँ, क्योंकि उनका मकसद भूत को भगाना नहीं है, वो भी इस रहस्य, इस रोमांच का मजा ले रहे हैं। सही। डर और मजे के बीच की जो पतली सी लाइन है, ये कहानी उसी पर चलती है। इसका अंत, क्लाइमैक्स। इतनी भाग दौड़ और डर के बाद सिद्धार्थ और रुद्र आखिरकार इस पहेली को सुलझा ही लेते हैं, और जो सच सामने आता है वो किसी के भी होश उड़ा सकता है। सच ये है कि वो लड़की कोई भूत थी ही नहीं। सोचिए जरा, ये सब एक बहुत बड़ा, बहुत ही प्लान किया हुआ मजाक था। एक क्लासिक स्कूबी डू एंडिंग, जहां भूत के नकाब के पीछे हमेशा कोई इंसान ही निकलता है। बिल्कुल वैसा ही। हालांकि लेखक अंत में एक छोटा सा सवाल छोड़ देता है कि क्या वाकई सब कुछ मजाक ही था। लेकिन कुल मिलाकर कहानी का अंत डर को पूरी तरह खत्म करके एक जोरदार ठहाके पर होता है। हाँ, जो डर पूरी किताब में बनाया गया था वो एक ही पल में हवा हो जाता है। और ये इस जॉनर के साथ पूरा न्याय करता है। अगर अंत में सच में कोई भूत निकल आता तो ये एक हॉरर कहानी बनकर रह जाती और सारी कॉमेडी बेमानी हो जाती। सही बात है। लेकिन एक मजाकिया अंत ये साबित करता है कि कहानी का मकसद कभी डराना था ही नहीं, बल्कि डर के साथ होने वाले अनुभव को दिखाना था, और अंत में हंसी की जीत होती है। तो कुल मिलाकर उफ कोलकाता सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हिंदी साहित्य में एक बहुत ही साहसी और ताजगी भरा प्रयोग है। हाँ। सत्यव्यास ने दिखाया है कि हॉरर और कॉमेडी जैसे दो बिल्कुल अलग ध्रुवों को एक साथ लाया जा सकता है और एक ऐसा अनुभव तैयार किया जा सकता है जो बिल्कुल नया हो। सही कहा। ये किताब उन पाठकों के लिए है जो डर का रोमांच तो चाहते हैं, लेकिन रात को बत्ती जलाकर नहीं सोना चाहते। हाँ, जो सहमने के साथ साथ ठहाके लगाना भी पसंद करते हैं। ये दिखाती है कि कैसे दो बिल्कुल विपरीत भावनाएं मिलकर एक यादगार कहानी बना सकती हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक अनुभव है। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है, क्या डर और हंसी असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? जब हम रोलर कोस्टर पर बैठते हैं तो हम डर के मारे चीखते में हैं और उसी पल हंसते भी हैं।
हम डर रहे होते हैं लेकिन हमें मजा भी आ रहा होता है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। शायद दोनों ही भावनाएं हमें हमारी रोजमर्रा की साधारण जिंदगी से बाहर निकालकर एक बहुत ही तीव्र, एक बहुत ही इंटेंस अनुभव देती हैं। अच्छा। दोनों ही हमें ये महसूस कराती हैं कि हम जिंदा हैं। डर हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराता है और हंसी हमें उन सीमाओं को लांघने की हिम्मत देती है। शायद इसीलिए जब ये दोनों एक साथ आते हैं, जैसा कि उफ कलकत्ता में होता है, तो अनुभव इतना यादगार और मजेदार बन जाता है। ये किताब हमें डराती भी है और हंसाती भी है, लेकिन सबसे बढ़कर ये हमें दोस्ती और जिंदगी के उन छोटे छोटे पागलपन का जश्न मनाना सिखाती है। सोचने के लिए एक दिलचस्प ख्याल।